कंपनी के ऑफिस के नीचे एक बड़ा हॉल था। लंच में ज़्यादातर महिलाएं पुरुष स्टाफ टिफ़िन लेकर के यही चहलकदमी करते। 1 घंटा कम नहीं होता खुद को दुरुस्त रखने के लिए। कुछ अकेले तो कुछ अपने पुरुष सहकर्मियों के साथ टहलती, कुछ झुंड में हंसते मुस्कुराते वक्त काटती। उन सब से अलग वो लड़की थी। उम्र यही कोई 30 के आसपास होगी, कुंवारी थी। यह उसकी मांग देखकर जाना जा सकता था। दरमियाना कद, खिलता रंग, सामान्य नैननकश, किंचित स्थूल शरीर, औरों से अलग, बेहद शांत सौम्य। मैंने उसे कभी मुस्कुराते नहीं देखा। रोजाना कान पर मोबाइल सटाए चहलकदमी करती। सबकी अपनी अपनी दुनिया है, कौन किसके बारे में सोचे। मगर नहीं, मेरे साथ जो स्टाफ था नरेश, उसे जमाने की बेहद फिक्र रहती। कौन क्या कर रहा है, किसका किसके अफेयर चल रहा है, उसे इसकी सटीक जानकारी रहती। यह उसका प्रिय सगल था। आज नरेश उसी लड़की की नुक्ताचीनी कर रहा बैठा जो उसे नागवार लगा। क्या ज़रूरत है उसका पोस्टमार्टम करने की, चुपचाप अपने में खोई है। तुमसे यह भी नहीं देखा जाता वह मेरी सजातीय है, अभी तक शादी नहीं हुई, जरूर परिवार में खोट है। नरेश बोला, तुमने क्या अपनी बिरादरी का ठेका ले रखा है। मेरा लहजा सख्त था। मेरे सख्त लहजे से भी बेखबर नरेश ने कहना जारी रखा। उसके पिता एक रिटायर सरकारी अधिकारी हैं, 2 बेटियां हैं, बड़ा सा मकान। नरेश चुप होने का नाम नहीं ले रहा था। तुम्हारे पास क्या कम काम है या कम समस्याएं हैं जो दूसरों के लिए चिंतित हो। मेरे कथन पर नरेश ने अपनी बत्तीसी दिखा दी। उस लड़की की शादी नहीं हो रही है, इसका यह मतलब नहीं है कि उसके परिवार में कोई खोट हो। और भी वजह हो सकती हैं। अक्सर नौकरीशुदा लड़कियां शादी से कतराती हैं। वे घर गृहस्थी से दूर भागती हैं। लंच टाइम ओवर हो रहा था। अपनी बात कहकर मैं और नरेश लिफ्ट्स की तरफ बढ़ने लगे। 10 दिन बीते होंगे जब उस लड़की की खुदकुशी की खबर आई। सुनकर मैं सुन रह गया। सारे ऑफिस में स्यापा पसर गया। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। होगी कोई मानसिक उलझन। नरेश छिद्दाकेशी था। कहानी का क्लाइमेक्स ढूंढ ही लिया उसने। 15 साल की रही होगी जब उसके साथ कभी न भूलने वाला हादसा हुआ। एक ऐसा हादसा जिसने उसके मन मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव डाला। पिता ऑफिस में थे और माँ बाजार सामान लेने गई थी। वह सरकारी क्वार्टर में अकेली थी। एक 32 वर्षीय उसके पिता के माहत किसी काम से उसके घर आया। फिर जो हुआ वह उसकी जिंदगी का काला अध्याय था। महारत किसी आसानी से नहीं निकल गया, माने एक समस्या सामान्य दुर्घटना हो। माँ घर आई, बेटी के अस्त व्यस्त कपड़े देखे, बाल भी बिखरे हुए थे। उसे शंका हुई। वह बुरी तरह से रोई जा रही थी। कौन था? माँ चीखी। उसने उसका नाम बताया। उस कमीने ने इतना बड़ा धोखा दिया। माँ रुआसी हो गई। सामान जमीन पर फेंककर बेटी के पास बैठकर सुबकने लगी। शाम पति आए तो क्या जवाब दूंगी, कहने लगे बेटी को अकेला छोड़कर बाहर जाने की क्या जरूरत थी। वह अपना माथा पीटने लगी, बाल नोचने लगी और झींक निकालने लगी। घटना ऐसी थी कि किसी की चर्चा नहीं करना भी उचित नहीं था, इसीलिए चुप रहकर माँ बेटी सिसकती रही। शाम ढलने कर अंधेरे का रूप तैयार कर लिया चुका था। तभी किसी के आने की। बेटी के पिता थे। घर में अंधेरा पसरा हुआ था, न बाहर की लाइट चली थी न घर की। कहाँ हो तुम लोग? कमरे में अंधेरा क्यों है? पिता को अजीब लगा। वो खुद चहल कमरे में स्विच ऑन किया। माँ बेटी बेसुध कमरे में पड़ी हुई थी। ऐसा क्यों बैठी हो, सब ठीक तो है? पिता के इस सवाल पर माँ बेटी फफक कर रोने लगी। बताओगी भी इस तरह पहेलियाँ बुझाती रहोगी? नाक सिकोड़ते हुए पत्नी ने एक सांस में सारा वाकया बताया। एकाएक उन्हें ऐसा लगा जैसे 440 वोल्ट का करंट बर्बाद किया हो। वे माथा पकड़कर सोफे पे बैठ गए। उनसे न रोते बन रहा था न हंसते। कभी पत्नी पर उबलते तो कभी
माहत पर उस रोज किसी ने खाना भी नहीं खाया। पिता प्रतिशोध की ज्वाला में धधक रहा था। कभी जी करता बेटी का गला घोंटकर छुट्टी पाए, तो कभी उस पापी को दंड देने का ख्याल आता। कुछ तो करना था, वरना उसके दिल का सुकून नहीं मिलता। आप यहाँ से तबादला करवा लें, माँ बोली। करवाऊँगा, मगर अभी नहीं। मैं उस धोखेबाज को दंड देकर ही जाऊँगा। पिता ने दांत पीसे। क्या करोगे? माँ डरी हुई थी। उसे गोली मार दूँगा, पिता बोला। ऐसा कभी मत करिएगा, सब तबाह हो जाएगा। आपकी नौकरी जाएगी, साथ में जेल। बदनामी से होगी अलग। क्या हासिल होगा? पत्नी के कथन में तर्कसंगत था। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। एक बेटी तक नहीं संभाल सकती। ऐसा है तो मैं ही अपनी जान दे देती हूँ। न रहूँगी मैं, न होगा अपराध बोध। पत्नी कमरे में रस्सी खोजने लगी। बेटी ने रोका। मम्मी, मरना मुझे चाहिए। कलंक मेरे सिर पर लगा है। मेरी वजह से समाज में आप लोगों को शर्मसार होना पड़ेगा। बेटी भरे कंठ से बोली। पिता से बर्दाश्त नहीं हुआ तो चीखे। तुम लोग ऐसा कुछ नहीं करोगे। जो करना होगा मैं करूँगा। आप ऐसा वैसा मत करिएगा। ऑफिस जाते हुए पत्नी ने हिदायत दी। ऊपर से शांत मगर अंदर से मचलते तूफान को उन्होंने किसी पर जाहिर होने नहीं दिया। चपरासी से उस आरोपी इमारत को अपने कैबिन में बुलाया। जैसे ही वह अंदर आया, पिता ने सटकनी लगा ली। सर, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? वह संकुचित मुद्रा में बोला। पिता वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गया। मातहत खड़ा रहा। शादीशुदा हो? पिता के सवाल पर वह सकपका गया। हाँ, उसकी जुबान लड़खड़ाई। फिर भी मेरी बेटी की ज़िंदगी तबाह करते हुए तुम्हारा मन एक बार नहीं काँपा? सर, मैं अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाया। वह रिरियाता। हर गुनाह की सज़ा होती है। बोलो, तुम्हें कैसी सज़ा चाहिए? कहकर पिता ने दराज से रिवॉल्वर निकाला। रिवॉल्वर देखकर वह बुरी तरह सहम गया। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं मर गया तो मेरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। मेरी बेटी का कलंकित करते हुए क्यों नहीं यह ख्याल आया? पिता की आंखें भीगती हुई, मगर उन्होंने उसे बड़ी सफाई से छुपा लिया। तुमने हम जीते जी मार डाला, बोले। मेरा परिवार कैसे जिएगा? पिता ने आगे कहा। श्रेयांश चुप्पी के बाद बोले। तुम रिज़ाइन देकर यहाँ से कहीं दूर चले जाओ। मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। सर, मैं भूखों मर जाऊँगा। आहत गिड़गिड़ाया। नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। पिता ने उसकी तरफ रिवॉल्वर तान दिया। वह भय से काँपने लगा। आहत समझ चुका था कि दोनों तरफ खाई है। या तो पिता की गोलियों से मारो या फिर पुलिस से मरने से। लड़की नाबालिग थी। बलात्कार सिद्ध होने से कोई नहीं रोक सकता। जिंदगी बच गई तो बहुत काम मिलेंगे। उसने उसी वक्त रिजाइन लिख दिया। ऑफिस में माहत के रिज़ाइन की चर्चा होती रही, मगर किसी को कानो कान खबर नहीं लगी कि आखिर माहत ने एकाएक क्यों रिज़ाइन दिया। साहब से देर तक केबिन में किस बात पर चर्चा होती रही। 15 साल गुजर गए थे। उस लड़की ने हर संभव खुद को संभाला, मगर जब शादी की बात आती तो वह चिढ़ जाती। उसे पुरुष जाति से नफरत हो गई थी। उसे हर पुरुष में वैसी माहत नजर आता। उस लड़की ने शादी न करने की यही वजह थी। फिर निष्ठुर जमाने का क्या? वह तो दूसरों की फटी चादर में टांग घुसेड़ने में ही मज़ा तलाशता है। सदियों से समाज की बनाई परिपाटी का एक किरदार था नरेश। सुनने में आया है कि उसी माहत की कंपनी ज्वाइन कर ली थी। उसके बाद नरेश ने किसी महिला के ऊपर टिप्पणी करना छोड़ दिया। ये कहानी श्री प्रकाश श्रीवास्तव द्वारा लिखित है, जो मैंने आपको सुनाई है। तो आपको ये कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए।